नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुमित सिंह एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। आज का टॉपिक जो हम लेकर के आए हैं वो हमारा टॉपिक करंट अफेयर है और हमने जो डेट लिया है वो आप डेट देख सकते हैं 3 अक्टूबर 2020 और 4 अक्टूबर 2020। हम लोगों ने पिछले क्लास में 2 अक्टूबर और 1 अक्टूबर का हमने अच्छे से करंट अफेयर्स देखा था, तो उसको मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसी सिलसिला को हम लोगों ने आगे रखा और आज का टॉपिक 3 और 4 का उठाया है हमने। आपको पता होगा कि हम लोग हर अल्टरनेट डे में आप लोगों के सामने मुखातिब होते हैं और इस अल्टरनेट डे में जो हम लोग उपस्थित होते हैं इसमें हम लोग करंट अफेयर पढ़ाने का 2 तरीका है। पहला जो तरीका है वो है कॉन्सेप्ट क्रैकर करंट अफेयर, जिसमें क्वेश्चन जो होता है उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं, और दूसरा जो टाइप का है वो क्या है, चलते चलते है, जिसमें हम लोग वन लाइनर टाइप का जो होता है वो हम लोग देखते हैं। इंपॉर्टेंट दोनों है। वन लाइनर जो है खास करके वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो एकदम बिल्कुल फैक्ट होता है, और जो कॉन्सेप्ट क्रैकर है उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि एक क्वेश्चन से हम लोग कई तरह के क्वेश्चन निकालने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखिए आज क्या है हम लोगों का टॉपिक, हम लोग क्या करने वाले हैं इस दिन यानी 3 और 4 वाले में, क्या क्या टॉपिक हम लोग लेकर के आए हैं, इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और एक बात और, आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाइए, वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, और इस परिवार को, विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस के परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए ताकि इसका बेनिफिट आपको भी मिले और आपके दोस्तों को भी मिले, और हम सब इस बेनिफिट का जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा करके इस मुहिम को और तेज़ी से आगे बढ़ा सके। तो चलिए देखिए क्या आज का टॉपिक, स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट क्रैकर का पहला क्वेश्चन, हमने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था कि क्वेश्चन यहीं पे, विवरण हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देते थे। इस बार क्या कि हम लोग क्वेश्चन दिए हैं, आपको थोड़ा सा टाइम देंगे, आप आंसर बताइए, उसके बाद हम लोग इसका विवरण देखेंगे। क्लियर है ना? तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को, कितने तारीख का बात कर रहा है, 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया है। यानी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने 3 अक्टूबर को एक सुरंग का उद्घाटन किया है। वही पूछ रहा है आपसे कि वो उद्घाटन जो किए उस सुरंग का क्या नाम है। आप ऑप्शन देख लीजिए और पहले आप खुद से प्रयास कीजिए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। जवाहर सुरंग, इंदिरा सुरंग, अटल सुरंग या नरेंद्र मोदी सुरंग। क्या लगता है आपको क्या ऑप्शन होना चाहिए? ए बी सी डी बताइए। ए बी सी डी। ए में जवाहर सुरंग है, बी में इंदिरा सुरंग है, सी में अटल सुरंग है और डी में नरेंद्र मोदी सुरंग है। चलिए देखिए आंसर देखते हैं हम लोग क्या है। अगर आप लोगों ने आंसर सही गेस कर लिया तो अच्छी बात है, अगर सही गेस नहीं किए हैं तो मैं बता देता हूं, फिर इसके बाद इसका विवरण हम लोग देखेंगे। इस सुरंग का नाम है अटल सुरंग। क्या नाम है इस सुरंग का? तो आंसर देख लीजिए, फिर इसका हम लोग डिटेल देखेंगे। ठीक है, इस आंसर इसका क्या है? अटल सुरंग। क्लियर है? चलिए देखिए अब इसका थोड़ा सा विवरण देखिए क्या है। देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में बनी अटल सुरंग का शुभारंभ किया। आगे आंसर, कौन सा सुरंग? अटल सुरंग का शुभ आरंभ किया। क्लियर है ना? अटल सुरंग का शुभारंभ किया। अटल सुरंग जो नाम रखा गया है, आपको पता होगा कि हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके जो हाल फिलहाल में दुनिया छोड़ के गए हैं, तो उन्हीं के नाम पे ये जो है वो सुरंग का नाम रखा गया है। अटल सुरंग का नाम रखने का जो निर्णय लिया गया था, ये निर्णय लिया गया था मोदी सरकार में ही
दिसंबर 2019 में। कब लिया गया था निर्णय? दिसंबर 2019 में पूर्व प्रधानमंत्री और विद्वान कवि अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में यह निर्णय जो है वो लिया गया था। इनके पहले, यानी कि इस नाम के पहले इस सुरंग का नाम था रोहतांग टनल। याद रखिएगा, आपसे पूछ दे कि जो रोहतांग दर्रे में जो बनाया गया है सुरंग, वो बनाया गया अटल सुरंग, लेकिन इसका पहले नाम क्या था? तो पहले इसका क्या नाम था? रोहतांग टनल था, जो कि चेंज कब किया गया? तो पिछले साल दिसंबर में चेंज किया गया। इस सुरंग को बनाने का निर्माण देखिए 3 जून 2000 को ही शुरू हो गया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी तभी यह निर्णय लिया गया कि क्या किया जाएगा कि रोहतांग दर्रे के नीचे में क्या किया गया कि सुरंग बनाने का कार्य किया जाएगा, और वो शुरू हुआ और अभी हाल में इस चीज का शिलान्यास किया गया है। देखिए इसके बाद अगला टॉपिक इसी में क्या है, इसकी आधारशिला देखिए कब रखा गया था। ठीक है, इसकी आधारशिला कब रखा गया? आधारशिला रखा गया 26 मई 2002 को। कब रखा गया? 26 मई 2002 को आधारशिला रखा गया, यानी नींव रखा गया। और जो नींव रखा गया वो सुरंग के दक्षिणी मुख पे रखा गया था, यानी सुरंग जो है उसके साउथ जो पार्ट है उस पे रखा गया था। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर, जो कि 31 फीट जो है, सॉरी 3100 मीटर जो है ऊंचाई पे है। इसको अगर फीट में आप कन्वर्ट करते हैं तो 10171 फीट हो जाती है, जो कि कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा हाईवे टनल ये हो गया। इतनी ऊंचाई का हाईवे टनल नहीं है। इसकी जो कुल लागत है, जो इसको बनाने में जो टोटल कॉस्ट लगा है, वो टोटल कॉस्ट कितना लगा है? 3200 करोड़, यानी 3200 करोड़। इस सुरंग का निर्माण का कार्य किसने किया है? BRO ने। थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए। BRO क्या है? सीमा सड़क संगठन, यानी इसको बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आप देख रहे होंगे, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1960 में जवाहरलाल नेहरू जिस समय थे देश के प्रधानमंत्री, उन्हीं के समय में यह किया गया था। यानी कि ये काम क्या करेगी? BRO का काम क्या है? 1960 में स्टेबल हुआ था, और इसका काम है कि बॉर्डर रोड, यानी बॉर्डर के जो आसपास हैं क्षेत्र, वहां पर ये क्या बोल सकते हैं आप उसको, परिवहन सुविधा को बेहतर करने के लिए, और जो हमारे सेनाएं रहते हैं कहां पे? बॉर्डर पे, उनको किसी तरीके से दिक्कत ना हो, इसी पर्पज से 1960 में एक अलग से संगठन बनाया गया। और उस संगठन का उद्देश्य यही होता है कि बॉर्डर रोड जितने भी हैं उसको मेंटेनेंस करना, या अगर कहीं बॉर्डर रोड बनाना पड़े तो उसको पूरी तरीके से क्या करना, अपने नियंत्रण में रख करके उसको बनवाती है। क्लियर है यहां तक? इस सुरंग से क्या हो गया कि मनाली और जो लेह के बीच, ये मनाली है ना, हिमाचल प्रदेश वाला भाग, ये कहां पे हो गया आपका? हिमाचल प्रदेश। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, किसके बारे में बोल रहा है ये, है ना? ये जो मनाली है ये कहां पे आ गए? तो ये हैं, देखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश। क्लियर है? और ये ले देख ही रहे लद्दाख वाले एरिया में। तो इसके बीच जो दूरी है वो लगभग कहा जाता है कि 46 किलोमीटर का दूरी जो है वो कम हो गया है। कितना किलोमीटर का दूरी? 46 किलोमीटर का दूरी कम हो गया, और लगभग 5-6 घंटे का जो डिस्टेंस है वो कम हो गया है इसके बनने से। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर आप देख ही लिए होंगे। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। हाल में ही किन दो देशों के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास बोंगा सागर शुरू हुआ है? अभी हाल में ही दो देशों के बीच में बोंगा सागर जो है वो अभ्यास शुरू हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो भारत जापान के बीच में। अभी आप देखे होंगे हाल फिलहाल में भारत जापान के बीच में जाइमैक्स स्टार्ट हुआ था, पिछले ही हम लोग लेक्चर में बताए थे ना, है ना। उसके बाद भारत नेपाल, भारत चीन और भारत बांग्लादेश। देखिए जब ये पहला नहीं है तो फिर आपके पास 3 ऑप्शन बच रहा है, बताइए कौन सा होना चाहिए? ए बी सी डी, बताइए क्या होगा? ए आंसर होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बताइए क्या लगता है क्या होना चाहिए? तो चलिए मैं आंसर बता देता हूं फिर इसका विवरण बताता हूं। इसका आंसर है डी, भारत और बांग्लादेश के बीच। किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में
नौसेना के युद्धाभ्यास के लिए बोंगासागर जो है ये टर्म एक है, इसको शुरू किया गया है। ठीक है, देखिए अब क्या है इसके बारे में, आंसर मिल गया ना आपको। चलिए अब देखिए क्या है, इसका विवरण देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, क्लियर है यहां से आंसर आपको। देखिए क्या दिया जा रहा है, आंसर तो बता ही दिया मैंने, इसका डिटेल देखिए क्या कहता है। भारत और बांग्लादेशी नौसेना, भारतीय और बांग्लादेशी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौ सैनिक युद्धाभ्यास बोंगासागर का क्या किया गया है, दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। यानी दूसरा संस्करण, इसका मतलब है कि पहले भी ये किया जा चुका था। कब किया गया, 2019 में किया गया था। इस बार दूसरा संस्करण था भारत और बांग्लादेश के बीच में। इस अभ्यास का आयोजन बंगाल की खाड़ी में, जबकि जाइमैक्स याद होगा, जाइमैक्स हुआ था अरब सागर में, और ये कहां हुआ, ये हुआ है बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में शुरू हुआ है। कहां पे शुरू हुआ है, तो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में। यानी अगर इस तरीके का अगर आप भारत का मैप देखते तो ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है ना, ये क्या है, बंगाल की खाड़ी है। अब बताइए बंगाल की खाड़ी का उत्तरी हिस्सा कौन सा हुआ, ये वाला ना। यानी इस एरिया में युद्धाभ्यास किया जा रहा है, कोई डाउट। चलिए देखिए क्या बोलता है, बोंगासागर नौसैनिक अभ्यास का पहला संस्करण बताया ना, जब ये दूसरा संस्करण, इसका मतलब है कि इससे पहले भी हो चुका था। तो इससे पहले कब हुआ था, 2019 में भारतीय नौसेना की तरफ से स्वदेशी तौर पे। अब देखिए इसमें जो हम लोग यूज कर रहे हैं, आईएनएस जो यूज कर रहे हैं, है ना, तो इसमें कौन कौन सा आईएनएस यूज किया जा रहा है, ये देखिए। देखिए कौन कौन सा है, भारतीय नौसेना की तरफ से कौन कौन सा यूज किया जा रहा है। भारतीय नौसेना की तरफ से किया जा रहा है भारत में ही निर्मित जो है वो एंटी सबमरीन वारफेयर कार्बेट पोर्ट, ये आईएनएस का है। फिर उसके बाद किल्टान, तथा उसके अलावा स्वदेश में ही निर्मित एक और है, कौन, गाइडेड मिसाइल कार्बेट। ये आईएनएस की खोखरी है, जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि नौसेना का ये एक तरीके से हथियार है। आप ये समझ लीजिए कि ये सबों के माध्यम से ये क्या कर रहा है, बांग्लादेश के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है। तो बांग्लादेश की तरफ से भी कोई ना कोई होगा। तो देखिए बांग्लादेश की तरफ से क्या क्या है, ये भारत की तरफ से था। अब देखिए बांग्लादेश की तरफ से क्या क्या है। देखिए इतना अच्छा पीडीएफ और इतना अच्छा आपको डिटेल्स शायद कहीं नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए क्या कहता है, बांग्लादेशी नौसेना का जो पोत है वो क्या है, अबू बकर गाइडेड मिसाइल किग्रेट, ये बीएनएस का है। बीएनएस समझ रहे हैं ना, बांग्लादेशी नेवी शिप का है, ठीक है, ये बीएनएस बांग्लादेशी नेवी शिप का है। और प्रोटोटाइप गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट, ये बीएनएस का ही है। आप समझ गए, दोनों का नाम अलग अलग है, क्योंकि दोनों का नौसेना का जो अपना अपना हथियार है वो अलग है। अब इन पोतों के अलावा दोनों नौसेनाओं के बीच में, ये दोनों का तो अपना अपना पोत हो गया है ना, इसके अलावा क्या यूज किया जा रहा है, तो देखिए भाई इसके अलावा यूज किया जा रहा है मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये यूज किया जा रहा है ना। और इसके अलावा इंटीग्रल हेलीकॉप्टर का भी यूज किया जा रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए कि जल में किसी तरीके का वॉर चल रहा है, किसी तरह का युद्ध हो रहा है, तो अगर आपको हवाई से भी उस वहां पे फाइट कराना है तो उसका भी युद्धाभ्यास होना जरूरी है। तो इसके युद्धाभ्यास के लिए देखिए कौन कौन सा, एक नौसेना ने क्या किया, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, समझ ही गए होंगे, और इसके बाद दूसरा कौन, इंटीग्रल हेलीकॉप्टर। ये दोनों का इस्तेमाल करके क्या किया जा रहा है, युद्धाभ्यास किया जा रहा है। अब देखिए नौसेना भारत के प्रमुख कौन है, करमबीर सिंह जो 24th हैं, और उसके बाद नौसेना प्रमुख बांग्लादेश के कौन थे, तो SS इकबाल हैं। समझ में आ गया होगा, इससे अच्छा डिटेल कहीं नहीं मिलेगा। आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। और फिर बता रहा हूं बार बार, पीडीएफ अगर इसका आपको चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस, उसको ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ रोज पाते रहिए। सिर्फ इसी का पीडीएफ नहीं, बल्कि जो अभी साइंस का, मैथ का और साथ ही साथ रीजनिंग का जो चल रहा है क्लास, उसका भी पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये 2 दिनों का है और वो मैंने उतना ही टॉपिक सेलेक्ट किया है जितना आपके एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण बनता है, बस उतना ही मैंने लिया है, ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा ले लिया है, ठीक है। देखिए क्या कहता है अगला, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने देश के सभी सभी विद्यालय, यानी जितने भी स्कूल हैं और जितने भी आंगनबाड़ी हैं, ठीक है, उन सभी केंद्रों में पाइप से पानी पहुंचाने या पाइप से जल पहुंचाने के लिए कितने दिनों के मिशन का अभियान आरंभ किया है। देखिए क्या कहता है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है उनके द्वारा भारत में जितने भी स्कूल हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में अभी भी जल की बहुत ज्यादा समस्या है, बच्चे जो हैं वो पानी तो पीते हैं लेकिन काफी गंदा पानी पीते हैं, है ना। इसके अलावा आंगनबाड़ी में तो सुविधा और बहुत ज्यादा कमी है। तो भारत सरकार के द्वारा जो एक मंत्रालय बनाया गया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, उसके द्वारा क्या किया गया कि विद्यालय और आंगनबाड़ी में
विद्यालय और आंगनवाड़ी में जल, स्वच्छ जल पहुंचाने को लेकर के क्या किया गया है, एक प्रोग्राम बनाया गया। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये प्रोग्राम जो बनाया गया ये कितने दिनों का लक्ष्य लेकर के बनाया गया। तो आपके पास ऑप्शन देखिए कितना कितना दिन है। पहला है आपके 50 डेज, दूसरा है 100 डेज, तीसरा है 150 डेज, तीसरा है, चौथा है आपके पास 200 डेज। बताइए क्या ऑप्शन होगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी, क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए, कितने दिन का प्रोग्राम बनाया है। देखिए आंसर ढंग से, इसका आंसर है बी। क्या है आंसर, बी। यानी आप बताइए, क्वेश्चन पढ़ के बताइए कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने देश के विभिन्न विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पाइप से जल पहुंचाने के लिए क्या किया है, कितने दिनों का एक प्रोग्राम बनाया है, तो 100 दिनों का क्या किया है, एक मिशन चलाया है ना। और इस मिशन को चला करके विद्यालयों और आंगनवाड़ियों तक क्या किया जाएगा, जल पहुंचाया जाएगा। देखिए अब इसका थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। देखिए क्या कहता है डिटेल, सुनिए ध्यान से, देखिए और सुनिए अच्छे से, क्या कहता है डिटेल सुनिए। कहता है कि जल शक्ति मंत्रालय ने 100 दिनों के अंदर संपूर्ण भारत के विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में पाइप से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान का शुभारंभ किया। आ गया होगा समझ में कि जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 100 दिनों के लिए या 100 दिनों का प्रोग्राम बना करके क्या किया गया है कि पूरे जो भारत में विद्यालय हैं और आंगनवाड़ी हैं वहां पे जल पहुंचाया जाएगा। इन सुविधाओं का संचालन और देखभाल, भाई अगर कर रहा है तो क्या डायरेक्ट भारत सरकार तो कर रहा है इसमें, ठीक है, लेकिन देखभाल कौन करेगा, मॉनिटरिंग करने के लिए कोई हमारे पास इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, है ना, जो अपने एरिया में प्रॉपर उस सिस्टम को क्या करेगा, रेगुलेट कराते रहेगा। देखिए इसके लिए क्या किया गया, इसका संचालन जो है ना जिम्मेवारी पंचायत को दे दिया गया। इसका देखभाल जो है वो ग्राम पंचायत या इसके जो अंतर्गत आने वाली पानी समिति अगर कोई बनाई गई है जो स्पेशल उस पंचायत में पानी से रिलेटेड या जल से लेकर के जो समस्याएं या जल से लेकर के जो सुविधाएं देनी होती है उस चीज को एक अलग से सिस्टम बना करके रेगुलेट कराने का काम किया जा रहा है। तो देख लीजिए ग्राम पंचायत का जिम्मेवारी दे गया, हर पंचायत में जितने भी स्कूल होंगे, हर पंचायत में जितने भी आंगनबाड़ी होंगे, उन सबों का काम होगा क्या करना, स्वच्छ जल पहुंचवाना। क्लियर है यहां तक। आइए, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ये एक मंत्रालय है। ये मंत्रालय किसके अंतर्गत है, तो जल शक्ति मंत्रालय जो है वो भारत सरकार के अधीन जो है एक मंत्रालय बनाया गया। इसका गठन जब 2019 ईस्वी में जब दूसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी उनके मंत्रालय के तहत क्या किया गया, इसको गठन किया गया था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, अगला क्या बोल रहा है, इसी को नेक्स्ट में इसी को थोड़ा सा और डिटेल कर लेते हैं। क्या कहता है अगला, देखिए ये मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ, ये देखिए किसके साथ मिलकर काम करता है, एक तो मंत्रालय जो है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ, जल संसाधन के साथ मिलके नदी विकास और साथ ही साथ गंगा कायाकल्प, जो गंगा को लेकर के देखे अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी ने क्या किए थे, हरिद्वार में 6 प्रोजेक्ट चलवाए थे, या गंगा नदी को साफ करने को लेकर के कई तरह के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे, नमामि गंगे करके। तो ये सारे मिल करके क्या करती है, एक साथ काम करती है। क्लियर है। जल शक्ति मंत्रालय अभी देखिए किनके पास है जल शक्ति, तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। किनके पास है, गजेंद्र सिंह शेखावत के पास। बताइए अब इसमें कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। आपके पास 100 दिनों का प्रोग्राम है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो अभी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय उनको दिया गया है, उनके द्वारा क्या किया गया, विद्यालय में और कहां पे, विद्यालय के अलावा कहां, आंगनवाड़ी में क्या किया जा रहा है, 100 दिनों के अंदर जो है वो स्वच्छ पेयजल जो है वो मुहैया कराने का काम किया जा रहा है। अब इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये आपका हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, हाल ही में भारत ने क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आपके सामने क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए फिर से, थोड़ा सा क्वेश्चन का आंसर आ गया पहले ही, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। अब बताइए क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस परमाणु मिसाइल का, थोड़ा सा यहां एक करेक्शन कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा इसमें, तो इसको क्या कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा सफल, इसको फॉ कर लीजिएगा, है ना। तो क्या हो गया ये, देखिए हाल ही में, थोड़ा सा और इसको सही कर देता हूं, बताइए क्या है ये सफल है, क्या है बताइए। अब आंसर बताइए, हाल ही में भारत ने किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नाम देखिए, ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ए में क्या है, सौर्य, बी में क्या है, अग्नि, सी में क्या है, पृथ्वी, चौथा में क्या है, नाग। बताइए चारों में से क्या ऑप्शन होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए, सौर्य, अग्नि, पृथ्वी, नाग। बताइए आंसर, ए बी सी डी। चलिए आंसर है आपका ए, आंसर क्या है आपका ए, ठीक है, आंसर आपका क्या चला गया, आंसर चला गया आपका ए।
ये है आंसर सौर्य। क्लियर है? आप थोड़ा इसका डिटेल देख लीजिए क्या है, देखिए डिटेल क्या है इसका। भारत में 3 अक्टूबर 2020 को, कितने तारीख का बात कर रहा है, 3 अक्टूबर 2020 को सौर्य मिसाइल के लिए नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। और इसका जो परीक्षण किया गया है, देखिए नाम दे दिया ना, यही ना क्वेश्चन था आपका कि कौन सा मिसाइल का, कौन सा, सौर्य मिसाइल का। इसका जो परीक्षण हुआ है वो कहां पे हुआ, ओडिशा के बालासोर में हुआ है। कहां पे हुआ, ओडिशा के बालासोर में हुआ है। क्लियर है? इसके अलावा देखिए इस मिसाइल में क्या किया, इससे अभी हाल फिलहाल में एक और याद होगा, है ना, ब्रह्मोस जो है वो किया गया था। इस मिसाइल का जो रेंज है, देखिए सतह से सतह 800 किलोमीटर की दूरी को आसानी से ये क्या करता है, लक्ष्य निर्धारित कर सकता है, आसानी से लक्ष्य निर्धारित कर सकता है। कितना किलोमीटर, तो सतह से सतह मार करने के लिए 800 किलोमीटर। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है, इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात है कि इसे जब संचालित किया जाता है तो इस संचालित करने में बहुत हल्का है और आसानी से इसको संचालित किया जा सकता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, बहुत हल्का है। ये मिसाइल जब 40 किलोमीटर की ऊंचाई पे जब जाता है, जब ये मिसाइल 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाता है, तब क्या कहता है कि ये आवाज से भी 6 गुना ज्यादा तेजी की रफ्तार से ये चलती है। कब, जब ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लेता है तब। क्लियर है? तो बताइए आंसर क्या गया आपका, सौर्य। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, तो सौर्य कहां पे, ओडिशा के बालासोर में। इसकी जो मारक क्षमता वो 800 किलोमीटर, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलिए अब बताइए अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइएगा। देखिए क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन क्या, सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किनके द्वारा हाल ही में वैभव, क्या बोल रहा है, वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। क्या चीज का, वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, किनके द्वारा, नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास, ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी रामनाथ कोविंद और चौथा राजनाथ सिंह। 4 ऑप्शन आपके पास, बताइए क्या होगा आंसर, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, आंसर बताइए क्या होगा। चलिए आंसर देखिए क्या है, आंसर इसका है, इसका आंसर बता देते हैं, इसका आंसर है आपका ए नंबर। क्या है, ए नंबर, यानी कौन, नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री। अब क्या है, आंसर पता चल गया। चलिए अब इसका डिटेल देखिए क्या है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, आजकल तो हर काम क्या हो रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रहा है ना, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या किए हैं कि वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किए। ठीक है, वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। वैभव का मतलब हो गया, ये वह मतलब वैश्विक, ये वह मतलब क्या हो गया, ये वह मतलब वैश्विक, ये वह मतलब भारत, समझ रहे हैं, और ये वह मतलब वैज्ञानिक, समझ रहे हैं ना, यानी इसका हो गया वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, है ना, इस चीज का अभी कॉन्फ्रेंसिंग किया है। देखिए इस कॉन्फ्रेंसिंग का क्या उद्देश्य है ना, देखिए कहता है कि जो वैभव किया गया इसका उद्देश्य है, जो अभी हमारे यहाँ चुनौतियां उभर के सामने आ रही है, इसमें क्या है कि वैश्विक भारतीय शोधकर्ता की विशेषताओं और ज्ञान को लाभ उठाने के लिए व्यापक रोड मैप का सामने लाना है। देखिए क्या करना है, जो अभी हमारे पास कोरोना काल में लेकर के बड़ी समस्याएं आई है टेक्नोलॉजी, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में, रिसर्च के मामले में थोड़ा सा जो हम लोग पीछे चल रहे हैं, इसको कैसे इंप्रूव किया जाए, कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए हमारे पास एक रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप कहने का मतलब मैं आगे कौन से प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, इसका एक हमें डेटा बनाना पड़ेगा, है ना। तो यही चीज यहां पे बोल रहा है कि वैभव जो है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक का उद्देश्य यही है कि जो चुनौतियां हैं उस चुनौतियों को सामना करते हुए हमें क्या करना है, भारतीय शोधकर्ताओं की विशेषताओं और ज्ञान का क्या करना है, लाभ उठाना है। उसके लिए क्या करना है, एक हमें रोड मैप बनाना पड़ेगा। इस सम्मेलन द्वारा भारत में, अब देखिए सम्मेलन के द्वारा होगा क्या क्या, तो इस सम्मेलन के द्वारा भारत में शिक्षा, अनुसंधान, शिक्षा तो समझ रहे, एजुकेशन, अनुसंधान मतलब समझ रहे रिसर्च, ये, और उद्यमशीलता, उद्यम मतलब जो इंटरप्रेन्योर वगैरह होते हैं ना, उनको क्या किया जाएगा, प्रगति करने के लिए क्या किया जाएगा, ऐसा तंत्र अपनाया जाए जिससे वो सतत विकास कर सके, और सतत विकास के अनिवार्य तत्वों को सामने लाया जाना जरूरी है। यानी सिंपल सा बात समझिए कि हमें एजुकेशन पे फोकस करना है, इसके अलावा अनुसंधान पे, रिसर्च पे हमें फोकस करना है, और साथ ही साथ उद्यमशीलता पे भी हमको कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ेगा। इन सबों को फोकस करके हम अपने व्यवस्था को इतनी ज्यादा दुरुस्त कर लेंगे कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के मामले में, विज्ञान के मामले में, ज्ञान के मामले में, रिसर्च के मामले में हम लोगों का भी गिनती टॉप कंट्री में आएगा। तो ये प्लान बनाया गया, और इसी
चीज का जो उद्घाटन है ये वैभव के नाम से नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। चलिए अगला देखिए क्या है आपके पास। अगला इसी से रिलेटेड थोड़ा सा और देख लीजिए टॉपिक क्या बोलता है कि इसमें भाग कौन कौन से लिए थे। देखिए क्या कहता है, 55 देशों के 3000 से अधिक प्रवासी, 55 देशों में जो हमारे प्रवासी रह रहे हैं उनके उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा। और खास करके जो शिक्षाविद होंगे, इंटेलेक्चुअल पर्सन जो होंगे, जो पढ़े लिखे लोग होंगे जिनका एजुकेशन से नाता होगा, और जो वैज्ञानिक होंगे, है ना, जो साइंटिस्ट होंगे। इसके अलावा 10,000 से भी अधिक जो हैं वो निवासी शिक्षाविद जो हैं हमारे यहाँ के रहने वाले, उन सबों और जो यहाँ के वैज्ञानिक होंगे ये सब शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यानी एक तो विदेश में रहने वाले जो हैं उनमें से 55 देशों में रहने वाले 3000 से अधिक प्रवासी भाग लेंगे, ठीक है। उसमें कौन कौन आएंगे, तो उसमें भी भारतीय मूल के जो शिक्षाविद हैं वो, यानी यहाँ के जो है वो रह रहे वो, इसके अलावा जो वैज्ञानिक है वहां पे वो, और भारत में रहने वाले 10,000 से अधिक शिक्षाविद, और साथ ही साथ क्या वैज्ञानिकों का एक शिखर सम्मेलन किया गया। और ये शिखर सम्मेलन जो किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, और इसी का नाम क्या दिया गया है, तो ऊपर बार बार नाम आ रहा था, एक बार आप फिर इसका नाम देख लीजिए। इसी का क्या नाम है, इसी का नाम है वैभव। क्या नाम है, वैभव। क्लियर है। चलिए अब देखिए जो हमारा पहला सेगमेंट था, यानी कि जो पहला टॉपिक हम लोगों का चलता है वो क्या था, कॉन्सेप्ट क्रैकर। यानी एक क्वेश्चन से हम लोगों ने कई तरह के आंसर निकालने का प्रयास किया। अब जो हम लोगों का क्वेश्चन है ये वन लाइनर टाइप का है। इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, पॉइंट याद रखना है। मैं आपको दोनों तरह से इसलिए लाता हूं कि आपको थोड़ा सा समझने में और थोड़ा सा याद करने में आसानी हो जाए, नहीं तो सब चीज को पूरे को समझना और सब चीज को याद करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने इसको दो भागों में बांट दिया है। चलिए देखिए वन लाइनर में क्या क्या, वन लाइनर का हम लोगों का टॉपिक का क्या नाम है, चलते चलते, है ना। चलिए चलते चलते हम लोग करते चलते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या है, पहला क्या है, विश्व प्रकृति दिवस। क्या है विश्व प्राकृतिक दिवस, तो देखिए विश्व प्राकृतिक दिवस कितने अक्टूबर को मनाया गया, तो 3 अक्टूबर को मनाया गया। आप समझ ही सकते हैं इसका मकसद क्या होगा, प्रकृति की देखभाल करना, प्रकृति में हो रहे कई तरह की समस्याएं जो उत्पन्न, उस पर क्या करना, अंकुश लगाना, है ना। कई तरह के जो हैं वो प्रकृति को लेकर के संरक्षण के उपाय अपनाए जाना, ये हमारा मकसद है। उसके अलावा देखिए विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर, पशुओं को लेकर के, पशुओं के संरक्षण के लिए, है ना, ये 4 अक्टूबर को, तो बस डेट याद रख लीजिए, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर और विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। क्लियर है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, ये अच्छा है, क्या है कि पश्चिम बंगाल ने क्या किया है कि सड़क मरम्मत कार्य योजना एक लाया है। सड़क को क्या करना है, मरम्मत करेंगे ना, जो रोड टूट चुकी है या जिसमें खराबियां आ गई है वहां पर उसको दुरुस्त करने का काम करेगा। तो देखिए करने के लिए क्या किया, अभियान लाए हैं। इस अभियान का नाम है पथश्री अभियान। क्या नाम है, पथश्री अभियान। देखिए अब इसके तहत क्या क्या होगा, ध्यान से देखिए। इसके तहत कहा जाता है कि 12,000 किलोमीटर वाली सड़कों के, यानी टोटल लेंथ 12,000 किलोमीटर वाली जो सड़क है, और इस सड़क को 7,000 खंड, मतलब इसका खंड का मतलब समझ लीजिए, ये मोड़ ऐसे मुड़ गया, फिर यहां मुड़ गया, कोई सड़क यहां जाके मुड़ गया, फिर यहां जाके मुड़ गया, तो ऐसे करके टोटल जो है ये 7,000 इसका क्या है, ब्लॉक है। यानी यहां से इसको क्या करना है कि 7,000 जो खंड के से अधिक हिस्से वाले हैं, इसे मिशन मोड और समयबद्ध तरीके से मरम्मत का कार्य किया जाना है। बात समझ में आ गया होगा। क्या बोला जा रहा है, सिंपल सा बात बोला जा रहा है कि पथश्री अभियान कहां शुरू हुआ, तो ये हुआ कहां पे, पश्चिम बंगाल में। और इसका मकसद क्या है, तो जो 12,000 किलोमीटर में लंबी जो सड़क फैली हुई है, इस सड़क के जो 7,000 खंड बने हुए हैं, इस खंड का क्या किया जाना, मरम्मत किया जाना। और इसकी जो शुरुआत हुई है, मैं बता दूं आपको, इसका जो शुरुआत हुआ है ना, ये हुआ है जलपाईगुड़ी से। कहां से शुरुआत हुआ है, तो ध्यान से याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। कहां से शुरू किया गया इसको, तो इसको शुरू किया गया है कहां से, ये जो शुरू किया गया प्रोग्राम को, ये कहां से किया गया, ये किया गया है जलपाईगुड़ी से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़ हैं वहां पे, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन वन लाइनर का टॉपिक या क्वेश्चन जो कहिए आप। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, 2-3 स्टेट से रिलेटेड हम लोग लाते हैं। आपको पता ही होगा, मेरा ट्रेंड आपको पता चल गया होगा। पहला डेट आता है, दूसरा 2-3 स्टेट का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में आता है। तो पहला स्टेट हो गया, दूसरा स्टेट देखिए, असम में कोरोना वायरस महामारी से पर्यटन उद्योग को काफी नुकसान पहुंचा है।
क्योंकि असम में क्या है कि पर्यटन उद्योग काफी बेहतर है। लेकिन असम में क्या हुआ है अभी हाल फिलहाल, असम ही नहीं बोलिए आप पूरी दुनिया में कह सकते हैं कि क्या हुआ है कि जो हमारा इंटरनेशनल फ्लाइट है वो बंद है। इसके अलावा भारत के अंदर जो भी इंटरनल फ्लाइट या फिर जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो काफी दिनों से ठप पड़ा हुआ है। इस वजह से क्या हुआ है कि असम में है ना जो बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है, टैक्स आता था किससे, पर्यटन क्षेत्र से, वो बहुत दिनों से ठप पड़ा हुआ है। तो इसी चीज को विकसित करने के लिए, इसी चीज को विकास करने के लिए सरकार ने क्या किया है, वहां पर एक योजना बनाई है और उस योजना का नाम क्या रखा है, संजीवनी योजना। क्या नाम रखा गया है भाई, तो नाम रखा गया इसका संजीवनी योजना। बताइए अब कोई दिक्कत तो नहीं होगा। बताइए संजीवनी योजना क्यों लाया गया होगा, तो पर्यटन उद्योग को विकसित करने, इसको और बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि पर्यटन उद्योग कुछ दिनों से ठप पड़ गया। अब क्या है कि इसमें क्या किया जाएगा, 1 लाख से 20 लाख तक लोगों को पैसा दिया जाएगा, 1 लाख से लेकर के 20 लाख, ताकि आप अपना उद्योग बढ़ाने के लिए आप अपना क्या कीजिए, जो सुविधाएं उपलब्ध आप करा सकते हैं पर्यटन से रिलेटेड वो कराइए। सरकार आपको क्या करेगी, पैसा मुहैया कराएगी। तो कितना पैसा, कितना रुपया, 1 लाख से 20 लाख तक। बताइए कोई डाउट। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, अगला टॉपिक क्या जा रहा है। अगला टॉपिक देखिए क्या कह रहा है कि केंद्रीय जनजातीय मंत्री, कौन किनके बारे में बोल रहे हैं, केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने क्या किया है, जनजातीय उद्यमिता को विकास देने के लिए, यानी कि जनजाति में भी थोड़ा बहुत इंटरप्रेन्योर बढ़े, जनजाति में भी थोड़ा सा आप इंटरप्राइजेस को बढ़ाया जा सके, इंडस्ट्री वगैरह को बढ़ाया जा सके, इसके विकास के लिए क्या किया है कि एक कार्य जो है वो शुभारंभ किया है ना। और इस कार्य में देखिए क्या आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, ये सुन लिया, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जनजातियों के विकास के लिए, जनजाति समझ रहे हैं ना, जनजाति का मतलब है ना जो हमारे ट्रैवल पीपल हैं, है ना, उन ट्रैवल पीपलों के लिए पूछा जा रहा है कि क्या किया जा रहा है। तो उन ट्रैवल पीपलों के लिए सरकार ने क्या किया, एक योजना बनाई है। अर्जुन मुंडा पता ही होगा कहाँ के है ना। देखिए क्या कहता है, इनके द्वारा क्या किया गया है, यह कार्य जनजातीय मंत्रालय एवं उद्योग विकास एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको पूरा आप शॉर्ट में आप ऐसे भी बोल सकते हैं एसोचैम, है ना, इसके द्वारा एक संयुक्त पहल किया गया। देखिए दो के द्वारा किया गया। पहला एक तो जनजातीय मंत्रालय है, इनके द्वारा, ये आपका फर्स्ट हो गया, और दूसरा कौन हो गया, तो ये आपका सेकंड हो गया। यानी जनजातीय मंत्रालय प्लस आप बोल सकते हैं कौन, ये दूसरा एएसएचएम। इन दोनों के सहयोग से, इन दोनों के प्रयास से क्या किया गया है कि एक कार्य जनजातीय उद्यमिता विकास के लिए जो है वो शुभारंभ किया गया है। चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है कि सामुदायिक शौचालय अभियान, जो सामुदायिक शौचालय अभियान सरकार के द्वारा जो चलाया जा रहा था, इस श्रेणी के तहत स्वच्छ भारत पुरस्कार, इसमें सबसे अच्छा जो है सामुदायिक शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने वाला स्टेट कौन सा है जिसको स्वच्छ भारत पुरस्कार दिया गया है। तो स्वच्छ भारत पुरस्कार का नाम पूछ रहा है, पहले जगह पे गुजरात और दूसरी जगह पे यूपी, उत्तर प्रदेश। क्लियर है, पहला गुजरात, दूसरा कौन हो गया, यूपी। यूपी में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर योगी जी हैं, है ना, यहाँ पर विजय रूपानी है। कौन है यहाँ पे, विजय रूपानी। चलिए, और यहाँ कौन है, यहाँ है योगी आदित्यनाथ योगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, ब्रिक्स के देशों ने नव विकास बैंक, जिसका नाम है एनबीडी, न्यू बैंक डेवलपमेंट आप भी बोल सकते हैं इसको, एनबीडी ने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, इन तीनों को जोड़ने के लिए एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को शुरुआत किया गया है। और इसके लिए बोला जा रहा है कि क्वेश्चन की कितने करोड़ का कर्ज दिया गया है, तो कितना करोड़ का दिया गया है, 50 करोड़ का कर्ज दिया गया। क्लियर है। आप यहां पर एक चीज थोड़ा समझिए, एक बात थोड़ा अच्छे से समझिए, क्या कह रहा है यहाँ पे, ब्रिक्स के बारे में बोल रहा है ना, यानी कि आप यहां समझिए कि ब्रिक्स में देश कौन कौन सा है ना। देखिए इसको समझिए, ब्रिक्स है ना, इसमें कहा जाता है कि कितने देश हैं, तो देखिए देश की संख्या देख लीजिए, इसमें ब्रिक्स पहला ये है ब्राजील, कौन है, ब्राजील। मैं इसका उद्देश्य भी बताऊंगा क्यों बना है। दूसरा है रसिया, यानी जिसको बोल सकते हैं हम लोग रूस। तीसरा अपना भारत इंडिया, चौथा चीन, और पांचवा साउथ अफ्रीका, यानी आप इसको बोल सकते हैं दक्षिण अफ्रीका। ये जो है ना, ये 5 कंट्रियों का एक ग्रुप है जिसका क्या नाम रखा गया है, ब्रिक्स रखा गया। इसका जो मुख्यालय है ये है संघाई में। कहां पे है,
संघाई में। संघाई कहाँ पे है? तो वो है चीन में। संघाई कहाँ है? चीन में। तो एनबीडी का मुख्यालय भी यहीं पर है। और ये जो एनबीडी बना था ये 2014 में बना था। कब बना था? 2014 में बना था। और ये जो ब्रिक्स बना था ये ब्रिक्स 2006 में बना था। ठीक है, तो अब ये क्यों बना था इसको समझिए। ये इसके बारे में डेट दिया, वो वहां डेट दे दिया 2014, वो 2006 में। संघाई का दोनों का हेड ऑफिस वहीं है, ब्रिक्स का भी और एनबीडी का भी। अब देखिए ये बना क्यों था? ये बना इसलिए था कि जितने भी उभरते हुए अर्थव्यवस्था वाले देश हैं इन सबों ने आपस में एक दूसरे को म्यूचुअल डेवलपमेंट करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे नवाचार में या फिर इंडस्ट्री में। तो इस पर्पज से क्या किया गया कि इन पांचों कंट्री ने मिलकर ग्रुप बनाया। और इस ग्रुप का नाम क्या रखा? तो इस ग्रुप का नाम रखा ब्रिक्स। तो इसी ब्रिक्स के तहत जो है, इसी ग्रुप के तहत जो है गाजिया, दिल्ली और मेरठ में है ना, क्या किया गया कि रीजनल रैपिड ट्रांजिस्टर सिस्टम को चलाने के लिए क्या किया गया? 50 करोड़ का कर्ज दिया गया। अब इससे ज्यादा तो इसमें जानने की जरूरत आपको नहीं है। चलिए आगे देखिए क्या है अगला टॉपिक। क्या आपका? चीन ने एस्ट्रॉयड खनन के लिए, हाल में ही चीन ने क्या किया? एस्ट्रॉयड खनन के लिए रोबोट, एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट। देखिए क्या कहता है कि चीन ने अभी हाल में ही क्या किया है कि एक प्रोजेक्ट चला रहा है, एक लॉन्च किया है सिस्टम जिसका नाम एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट, स्पेस में भेज रहा है। यानी ये क्या करेगा? आप एस्ट्रॉयड तो समझते ही होंगे, जो टुकड़ा होता है ऊपर से जो बड़ा सा एक टुकड़ा गिरता है, यानी एस्ट्रॉयड जिसको इसमें क्या होता है कि इस एस्ट्रॉयड के थ्रू क्या होता है कि इस चाइना के द्वारा कहा गया है, या चाइना के द्वारा ये जो प्रोजेक्ट लाया गया इसमें कहा गया है कि एस्ट्रॉयड में अगर किसी भी तरीके का खनिज है, अगर किसी भी तरीके का कोई खनिज है तो उस खनिज को निकालने का काम, या उसमें अगर किसी भी तरीके का मिनरल्स मिल रहा है, किसी भी तरीके का खनिज मिल रहा है जो हमारे लिए उपयोगी है, तो उस पर्पस से यानी उस उपयोगी खनिज को वहां से लाने के लिए एस्ट्रॉयड खनन का जो है एक रोबोट बनाया है। और उस रोबोट को क्या करेगा? एस्ट्रॉयड पे भेजेगा, एस्ट्रॉयड में भेजेगा। क्लियर है यहां तक? अब इसका जो रोबोट का वजन होगा ये ज्यादा वजन नहीं होगा, लगभग कहा जाता है 30 किलो के आसपास इसका वजन होगा, है ना। कितना होगा? लगभग 30 केजी का लगभग इसका रोबोट का वजन होगा। चलिए अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए अगला क्या है। इंडियन बैंक ने तमिलनाडु राज्य के मछुआरों के लिए, इंडियन बैंक ने क्या किया? तमिलनाडु राज्य में जो मछुआरे हैं उनके लिए एक प्रोग्राम लाया जिसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। कौन सा योजना लाया? किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाया, है ना। इस किसान क्रेडिट कार्ड योजना के थ्रू उसे क्या किया जाएगा? लोन दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। और उसके बाद किसान क्या कर सकेंगे? मछुआरे क्या कर सकेंगे? अपने कार्य को अच्छे तरीके से संचालित कर पाएंगे। इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय है चेन्नई। और इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है पद्माजा चंदोरू। अब बताइए इसमें आपको कोई, इसमें तो कुछ ज्यादा कुछ समझना नहीं था, बस आपको इतना एक लाइन में याद रखना है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत किया गया है मछुआरों के लिए, ये कौन बैंक के द्वारा किया गया है? तो आप आंसर देख लीजिए सही से, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं। आप देख लीजिए क्या है, किसके द्वारा? इंडियन बैंक के द्वारा। स्टेट भी याद रखिए, स्टेट कौन सा? तो स्टेट हो गया आपका कौन? तमिलनाडु। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, अगला टॉपिक क्या है? पंजाब नेशनल बैंक, जिसको हम लोग पीएनबी बोलते हैं ना, उन्होंने भी क्या किया है कि उनके द्वारा, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा क्या किया गया है कि इनके द्वारा क्या किया गया है कि एक ग्राम संपर्क अभियान पहल का आरंभ किया गया। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा क्या किया गया? एक ग्राम संपर्क अभियान पहल का आयोजन किया गया। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि साक्षरता दर को बढ़ाना, गांवों में जो साक्षरता दर की कमी है उसमें वृद्धि करना, और साथ ही साथ वित्तीय समावेशन करना। यानी कि अगर कहीं फाइनेंशियल लोग वीक हैं जिसकी वजह से एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनमें भी थोड़ा सा क्या करना, डेवलपमेंट के लिए क्या करना, पैसे या इंस्टीट्यूशन के थ्रू पैसे को उपलब्ध कराने का काम कराया जाएगा। तो ये जो जिम्मेवारी है ये कौन उठाई है? ये उठाई है पंजाब नेशनल बैंक ने। क्लियर है? और ये जो प्लान बनाया है पंजाब नेशनल बैंक ने, देखिए इन्होंने जो प्लान, जो इनके चेयरमैन ने जो प्लान बनाया है, वो प्लान जो है वो कब तक के लिए? तो 31 दिसंबर 2020 तक, 2020 तक जो कहा जाता है, सॉरी हाँ 2020 तक, सही है। 24 राज्यों में ये प्रोग्राम को चलाया जाएगा। 31 दिसंबर जो अभी हाल फिलहाल इसी साल के लास्ट तक, तो ये 24 राज्यों तक इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा। क्लियर है? चलिए अब इसका मुख्यालय देख लीजिए। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? श्री मल्लिका अर्जुन राव। कौन है? श्री मल्लिका अर्जुन राव। तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। बैंक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? एक बैंक से रिलेटेड जो था वो ग्राम संपर्क अभियान था,
और दूसरा क्या था, तो वो मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड था। वो कहाँ के लिए था, तो वो स्पेशल तमिलनाडु के लिए था। तो आज का टॉपिक जो था हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप अच्छे से टॉपिक को समझे होंगे, नोट भी किए होंगे। अगर नोट नहीं किए हैं तो आपको पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आप अच्छे से ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन कीजिए। और ये जो हमारा चैनल है यूट्यूब पे विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबा लीजिए, ताकि अगर किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन हमारी संस्था के द्वारा, हमारे इंस्टीट्यूशन के द्वारा अगर जाती है तो आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच जाएगा। बाकी बात क्या है कि आप इस चीज को नोट कीजिए और या फिर क्या कीजिए, पीडीएफ से आप उसको नोट करके रख लीजिए, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में आपको एक बार सिर्फ इसको क्या करना पड़ेगा, आपको रिव्यू करना पड़ेगा। एक दिन का टाइम है, मैं टाइम भी देता हूं आपको एक दिन का, एक दिन में आप इसको रिवीजन कर लीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।